गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कॉटन भी बदली कर देने होप सो कि आप ठीक होंगे। मरीजों की ये जो चादरें होती हैं ये भी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग शॉक। आज हम देखेंगे कि एक पेशेंट है शॉक के साथ आपके पास आया है। उस शॉक की कंडीशन के बारे में देखेंगे हम, और we will discuss about the different conditions, pathophysiology of the shock as well as identify pathophysiological responses of the shock. We will also discuss about the management of patient with a shock as well as the understanding of different types of shock. We will also differentiate the understanding of sepsis as well as septic shock. After that, we will discuss about the pathophysiology of hypovolemia, cardiogenic shock, neurogenic shock as well as anaphylactic shock. And at the end, we will make a differentiation between anaphylactic shock and septic shock. We will also discuss management of all the types of the shock. Well, hope so you will be well prepared regarding the shock. So before discussing the shock, आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेनली के व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर अगर हम बात करें कि एक ऐसी फोर्स होती है जो कि ब्लड अपनी ब्लड वेसल के ऊपर एग्जर्ट कर रहा होता है। गेट इट? ये जो फोर्स है ये बेसिकली कैसे डेवलप हो रही होती है। अब हमने बात करनी है शॉक की, जिसमें हमने ये करना है कि शॉक वाले पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाती है, हाइपोटेंशन की कंडीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और उसका उस टिश्यू तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा उस एरिया तक तो क्या होगा कि वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं एज वेल एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो चेंजेस हैं वो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, वो एसिडोसिस काज कर रही होती है और एसिडोसिस बेसिकली क्या करती है कि वो सेल इंजरी काज कर रही होती है। तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो है ब्लड प्रेशर। तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि ब्लड प्रेशर होते क्या चीज़ है। तो रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर की एक ऐसी फोर्स है जो ब्लड वेसल के ऊपर ब्लड एक्सर्ट कर रहा होता है। अब बेसिकली ये जो फोर्स है ये डिवेल्प कैसे हो रही होती है, इसके लिए मेनली दो चीज़ों को होना जरूरी होता है। वन इज कार्डियक आउटपुट। Cardiac output वो amount of blood that is ejected from the left ventricle per minute। एक मिनट में जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा होता है दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ओके, वॉइस क्लियर कर लेते हैं फोटो। फोटो अब बेहतर हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है। मेक श्योर कीजिएगा आवाज़ ठीक आ रही है। अब आवाज़ बेहतर हुई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। तो मेनली दो, ओके, आप चेक कीजिएगा अब आवाज़ है। हबीब अब आवाज़ आ रही है। ओके, वेट अ व्हाइल।
ओके, अब मेक श्योर कीजिएगा कि अब होप्स होगी वाइट भी ठीक आएगी। काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है। ओके, ऑडियो वीडियो अब आ जाती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग पेशेंट विद शॉक। तो उससे पहले कि हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, दैट इज ब्लड प्रेशर। ओके वेल, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि वो फोर्स होती है जो ब्लड अपनी वेसल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है। अब ये जो फोर्स है मेनली बन कैसे रही होती है, इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। ओके गुड। अब ये दो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वन इज कार्डियक आउटपुट, दूसरा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, बेसिकली कार्डियक आउटपुट वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट इजेक्ट हो रहा होता है, एक चीज़। दूसरी है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस अच्छी होगी तो उसके रिजल्ट में हमें कार्डियक आउटपुट अच्छी मिलेगी। अब ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये बेसिकली कार्डियक आउटपुट कैसे बनाती है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो कम या ज़्यादा होता है। उनका जो डायमीटर है वो कम ज़्यादा हो रहा होता है बेसिकली। अब वो कम या ज़्यादा कैसे होता है कि उनके अंदर वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। अब जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डाइलेशन हो रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है ब्लड प्रेशर के ऊपर। अगर तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ज़्यादा है तो ब्लड वेसल डायलेट करना शुरू कर देंगे। अगर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कम है तो ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो ब्लड जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर था ये जनरल सर्कुलेशन के अंदर था, तो वो मूव करके इजीली सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कैसा बनेगा। जैसे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कैसा बनेगा वो राइट एट्रियम कैसा बनेगा। अब जैसे राइट एट्रियम कैसा बनेगा, अल्टीमेटली वो ब्लड वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर एक से पर बीट ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितना ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है दैट इज कार्डियक आउटपुट। अब ब्लड प्रेशर के पीछे दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आपकी कार्डियक आउटपुट है, दूसरा फैक्टर आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। अब जितनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस अच्छी होगी उतना वेनस रिटर्न बढ़ेगा, जितना वेनस रिटर्न होएगा उतनी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। अब डिफाइन कर लेते हैं ब्लड प्रेशर को। हमने डिफाइन क्या किया था कि ब्लड प्रेशर कि वो प्रेशर है जो लेफ्ट वेंट्रिकल या वो प्रेशर है जो ब्लड अपनी वेसल्स के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है। अब ये प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है, अब बेसिकली ये जो प्रेशर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जनरेट हो रहा होता है। अब जितना फोर्सफुली लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करेगा उतना फोर्सफुली वो ब्लड वेसल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। अब बात कर लेते हैं एओर्टा की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद पड़ा होता है एओर्टा। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करने के रिजल्ट में वो ब्लड एओर्टा के अंदर आएगा। अब एओर्टा क्या करेगा, फौरन से पहले एक्सपेंड करेगा, डायलेट करेगा। डायलेट इसलिए करेगा कि उसने ये सारा ब्लड कंपनसेट करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजना होता है। तो वी कैन से कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को इजेक्ट किया, अब वो इजेक्शन हुई ब्लड की लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा के अंदर गया, एओर्टा के अंदर एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के बाद वो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला गया, लाइक एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर चला गया, थोरेसिक एओर्टा के अंदर चला गया, रीनल आर्टरी के अंदर चला गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ चला गया, तो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब ये जो प्रेशर है ये बेसिकली मॉनिटर कैसे होता है, ये जो आर्क ऑफ एओर्टा होता है या एओर्टा एओर्टिक साइनसेस होते हैं, वहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं। उन प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स को कहा जाता है बैरो रिसेप्टर। अब ये बैरो रिसेप्टर सेकंड बाय सेकंड, इंजेक्शन बाय इंजेक्शन वो ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं और ये मेजर करके सीबीसी को बता रहे होते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होएगा, कम होने के रिजल्ट में उस एरिया तक ब्लड प्रेशर या ब्लड की फ्लो कम हो जाएगी। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होएगी तो वी कैन से कि उस एरिया के अंदर हाइपोपरफियन की कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है। जब हाइपोपरफियन की कंडीशन प्रोड्यूस होएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा। अब हाइपोक्सिया जैसे ही होएगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा एलिमिनेट कम्युलेट होंगे तो वो एसिडोसिस को लीड करेंगे। जैसे ही एसिडोसिस होएगी तो उसके एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या वो जो टिश्यू पड़ी हैं उसकी इंजरी होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड वो पेशेंट हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम के साथ ही चला जाए। तो अब हम आ जाते हैं शॉक की तरफ। तो शॉक इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट सिस्टेमिक रिडक्शन इन टिश्यू परफियन। अब टिश्यू परफियन बेसिकली क्या होती है कि वो ब्लड जो कि एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ उस एरिया तक पहुंच रहा है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उस टिश्यू के लिए।
और वहाँ से उसने क्या करना है, वहाँ से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसने एलिमिनेट करवाना है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन डिलीवरी एंड इनसफिशिएंट रिमूवल ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग इन टिश्यू इंजरी, जिससे ही उस एरिया तक या उस टिश्यू तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और उस एरिया के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं होंगे, वहाँ पे अकमुलेट होते जाएंगे। जैसे ये अकमुलेट होंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे, तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। या दूसरी डेफिनेशन इज सिंड्रोम फैक्टराइज्ड बाय डिक्रीज टिश्यू परफियन एंड इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, पहले क्या था, हो सकता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, जब ऑक्सीजन उसको मिल रही थी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके रिजल्ट में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। जैसे ये एनारोबिक की तरफ जाएगा, पैरुविक एसिड अकमुलेट होएगा, लैक्टिक एसिड अकमुलेट होएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगी तो उस सेल के अंदर इंजरी होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे इंजरी होएगी तो जो सेल मेम्ब्रेन पड़ी है वो रैप्चर होना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन अपनी इंटीग्रिटी लॉस कर देगी, उसके बाद सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पड़े होते हैं उनकी डीनर्वेशन होना शुरू हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट नहीं करेगा, एज वेल एज जो न्यूक्लियस है उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएगी, लाइक उसकी कैरियोएक्सिस हो सकती है, कैरियोलाइसिस हो सकती है, पेक्नोसिस हो सकती है। तो ये मल्टीपल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। अगर तीसरी डेफिनेशन की तरफ आए तो इम्बैलेंस बिटवीन O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई और डिमांड क्या है, बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप लोग कहते हैं कि सर मुझे 10 रुपये चाहिए और मैं कहता हूँ मेरे पास 5 रुपये हैं, तो आपकी डिमांड क्या है, 10 रुपये है, सप्लाई क्या है, मेरे पास 5 रुपये है, तो अब आपने क्या करना है, उस 5 रुपये के अंदर गुजारा करना है डेफिनेटली। तो इसमें क्या होगा कि इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड उसकी 100% है, आप सप्लाई क्या करें ऑक्सीजन, हो सकता है कि आप उस एरिया को 70% ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच कर जाएगी। जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच करेगी तो इस एरिया के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सेलुलर वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अकमुलेट होंगे तो सेल के अंदर इंजरी होना शुरू हो जाएगी, सेल इंजर होना शुरू हो जाएगा। वेल, होप सो गॉट इट। ओके, so shock results from inadequate perfusion of the body cell with oxygenated blood। अब जैसे ही उस एरिया तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस एरिया के अंदर inadequate perfusion होनी शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि सिस्टेमिक इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड है। सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई हमें जो डिमांड है वो 100% है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है वो हो सकता है 70% है, 60% है, 80% है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 100% चाहिए, तो इनके दरमियान बैलेंस आ जाएगा। अब जैसे ही बैलेंस आएगा तो ये क्या करेंगे, सेलुलर डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाएगा, सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आर्गन डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाएंगे, आर्गन के अंदर डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। टिश्यू परफियन इज ड्रीवन बाई मेनली ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाएगा, ओके ओके, अब आवाज़ बहुत तो बेटर हो जाएगी अगेन। ये फैन पे शोर था तो फैन तो मैंने ऑफ कर दिया है अगेन। ओके, टिश्यू परफियन इज ड्रिवन बाय ब्लड प्रेशर। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर अच्छा होएगा उतनी ज़्यादा टिश्यू परफियन होना शुरू हो जाएगा और जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होंगे तो उस एरिया के अंदर अकमुलेट होंगे क्वालिटी होती है, वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वो सेलुलर डैमेज हो सकता है, ऐसा आर्गन डैमेज हो सकता है, और एंड पे जो मल्टीपल आर्गन फेलियर जिस सिंड्रोम को भी लीड कर सकता है। वेल, सेल्फिकल रिस्पॉन्स टू शॉक क्या हो सकता है कि पहली चीज़ हाइपोपर्फियन होगी। हाइपोपर्फियन उस एरिया तक जैसी ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी तो उसके रिजल्ट में परफियन कम होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हाइपोपर्फियन कहा जाता है। हाइपोपर्फियन लीड करेगी हाइपोक्सिया को। हाइपोक्सिया क्या है कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई, डिमांड और सप्लाई मिसमैच हुई, हाइपोपर्फियन हुई, हाइपोपर्फियन के रिजल्ट में हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया जैसे ही हुआ तो एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन को लीड करेगा। पहले क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही थी, तो अब क्या होगा कि एनारोबिक सेलुलर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा। पायरुविक एसिड अकमुलेट होएगा, पायरुविक एसिड अकमुलेट होने के रिजल्ट में लैक्टिक एसिडोसिस होएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगी और उसके रिजल्ट में सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। और अगर इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा तो ये प्रोग्रेसिव ऑर्गन डिस्फंक्शन की तरफ लेके जाएगा। दूसरी चीज़ है हाइपरकोगुलेबिलिटी। होप सो आपको आवाज़ क्लियर हो गई होगी, काइंडली चेक कीजिएगा। दूसरी चीज़ है हाइपरकोगुलेबिलिटी। अभी अगर ब्लड
अगर ब्लड इजीली मूव नहीं करेगा तो उस एरिया तक नहीं पहुंचेगा, उस एरिया तक नहीं पहुंचेगा तो अगेन हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, या तो हाइपोक्सिया होगा और अल्टीमेटली ये सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये जो एक्टिव मीडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो जाती हैं जिसमें नॉर्मली हिस्टामिन है, ये क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर वेव कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवा देते हैं। जैसे ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा तो अगेन उस एरिया तक ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने डिस्कस करनी है स्टेजेस ऑफ शॉक। तो मेनली जो शॉक है उसको कैटेगराइज किया गया है 3 स्टेजेस। पहली जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज कंपल्सेटरी और नॉन प्रोग्रेसिव। जो दूसरी स्टेज होती है दैट इज प्रोग्रेसिव और इम्पेयर्ड टिश्यू करती है, और तीसरी जो स्टेज होती है दैट इज इरिवर्सिबल और डिकम्पनसेटेड। अब जो पहली स्टेज है इसके अंदर जितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म में मेनली आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, और तीसरी चीज रीनल सिस्टम आता है। रीनल सिस्टम रास और एडीएच के थ्रू कंपनसेशन करवा रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन के थ्रू करवा रहा होता है, और जो हार्ट है ये हार्ट रेट अपना बढ़ा के ये कम करके कंपनसेशन करवा रहा होता है। अब मेनली इसके अंदर जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं उसके अंदर 3 चीज़ों को कंपनसेट किया जा रहा होता है। पहली जो चीज़ है वो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, दूसरी चीज़ कार्डियक आउटपुट है, तीसरी चीज़ ब्लड प्रेशर है। इन 3 चीज़ों को अगर हम मैनेज कर जाते हैं, जैसे ही इन 3 चीज़ों को मैनेज करेंगे तो पेशेंट कंपनसेटरी स्टेज के अंदर चला जाएगा और खुद ब खुद रिकवर करना शुरू कर देगा। उसके साथ हम सपोर्टरी एड भी दे सकते हैं, लाइक फ्लूइड दे सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट काफ़ी दी जा रही होती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हमने पेशेंट को टाइप ऑफ शॉक को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप का शॉक है। ये नहीं है कि उस पेशेंट को हो सकता है सेप्टिक शॉक है, उस पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक है तो हम उसको फ्लूइड ओवरलोड कर देते हैं। तो पहली जो चीज़ है हमने उस पेशेंट को टाइप ऑफ शॉक आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरे कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या क्या हो सकता है, लाइक वेजोकंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसके अलावा कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ताकि एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट को मेंटेन किया जा सके। द रिजल्ट फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, इसके अलावा बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर क्या होता है कि सिस्टमिक जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की जैसे ही एक्टिवेशन होगी तो क्या करेगा, बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उस एरिया तक जहाँ पे टिश्यू प्रक्रिया डिक्रीज हुई थी और टिश्यू प्रक्रिया नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट डिस्प्लेज ऑफन डिस्क्राइब या डिस्प्लेज ऑफन फाइट और फ्लाइट मोड के साथ आ रहा होता है। रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द बॉडी शट डाउन फ्रॉम द ऑर्गन सच एज स्किन। अब दूसरा जो रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं इसमें ये होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई डाइवर्ट कर दी जाती है। लाइक आपका ब्रेन है, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई डाइवर्ट कर दी जाती है, हार्ट है, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई डाइवर्ट कर दी जाती है, और एज वेल एज लंग्स है, लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई डाइवर्ट कर दी जाती है। और जो किडनी है, किडनी ऑटो रेगुलेशन के थ्रू अपना ब्लड सप्लाई मेंटेन कर रही होती है। इसके अलावा जो स्किन है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई डाइवर्ट करके जीआईटी की तरफ से ब्लड सप्लाई डाइवर्ट करके हार्ट को, लंग्स को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई दी जा रही होती है ताकि ये ऑर्गन फेलियर ना हो। ऑर्गन फेलियर अगर हो गया तो अल्टीमेटली पेशेंट कंपनसेटरी स्टेज से निकल के डिकम्पनसेटरी स्टेज में चला जाएगा। अब तीसरी जो कंडीशन है उसमें बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बैरो रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करते हैं, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेशन जैसे ही होगी तो बैरो रिसेप्टर पड़े कहाँ पे होते हैं, आर्का प्योटा के ऊपर पड़े होते हैं, कैरोटिड साइनसेस के ऊपर पड़े होते हैं। कैरोटिड साइनसेस के ऊपर ये क्या करते हैं बेसिकली कि जितना भी ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से पर कंट्रैक्शन उसको मॉनिटर करके सीवीसी को बता रहे होते हैं। बेसिकली सीवीसी क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथिक डिवीजन है दैट इज अटैच्ड विद द वेजोमोटर सेंटर। तो ये क्या करवाते हैं कि जैसे ही कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एक्टिवेट होएगा तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन करवा देगी। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी तो बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में जो वेनस रिटर्न है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो कार्डियक को स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा या ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा।
दूसरा ये क्या काम करते हैं कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की सप्रेशन होना शुरू हो जाती है और उसके रिजल्ट में पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होना शुरू हो जाता है जिसमें हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक एक्शन होता है जिसमें कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू एवी नोड बढ़ना शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो होती है ये पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक एक्शन होता है इन सॉरी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है जिसमें कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। डेंथ इंक्रीज होएगी, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होएगी, तो इसके रिजल्ट में जो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है दैट विल बी इंक्रीज। जैसे इंक्रीज होएगी तो जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स कंटेन कर रहे थे उसको रिलैक्सेशन टाइम में वो नॉर्मल वॉल्यूम कंटेन करने का टाइम मिल जाएगा। जैसे नॉर्मल वॉल्यूम जो कि हम 70 ml पर बीट ले रहे होते हैं वो इंजेक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में जो उसकी कार्डिक आउटपुट है दैट विल बी नॉर्मलाइज। ओके, इसके अलावा किडनी से रास सिस्टम एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। रास सिस्टम इज रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये रास सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा होता है कि सोडियम और वाटर को रिटेन करवा रहा होता है। इसके अलावा सॉफोनिकल एरिया इन द सीएनएस स्टिमुलेटेड एंड इंड्यूस्ड फास्टर। इसके अलावा जैसे ये फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होएगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो ये एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 के मेनली क्या काम होते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 एक तो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, वाइड स्प्रेड वेजोकंस्ट्रिक्शन बॉडी के अंदर करवा देता है। दूसरा ये करता है कि थ्रस्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। तीसरा काम ये करता है कि जो मसल्स हैं वेन्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर उनको कंस्ट्रक्ट करवा देता है। जैसे ही उनकी कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी। और तीसरा काम ये करता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है। जैसे ही एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है तो वहाँ से ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन जैसे रिलीज होएगा तो ये सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है, पोटेशियम को एलिमिनेट करवाना शुरू कर देता है। सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं ये वेनस रिटर्न बढ़ा रहे होते हैं। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ब्लड के अंदर बढ़ा रहे होते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा और प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है। ओके, सर हम ये एक डायग्राम है, इसको डायग्राम देखें तो इनिशियल जो इंसल्ट होती है लीडिंग टू शॉक स्टेज में क्या होता है कि निकली हो जाती है, यह हाइपोपरफियन होती है और उसके रिजल्ट में हाइपोक्सिया हो जाता है, ये ऑक्सीजनेशन कम होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ये ऑक्सीजनेशन कम होएगी, हाइपोपरफियन की कंडीशन होएगी तो बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। बात होम्योस्टेसिस की कर रहे हैं, हीमोस्टेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही होम्योस्टेसिस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगी तो उसके रिजल्ट में पहली जो चीज़ है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ेगी, उसके रिजल्ट में हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और उसके रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा अगर हम लंग्स की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी रेट है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एरो का निशान डिक्रीज की तरफ जा रहा है, ये तो इसको ऑपोजिट कर लीजिएगा। ये जो डायग्राम ये ली गई है ये ब्रूनर और सिद्धार्थ एमएसएन की बुक है, वहाँ से ली गई है। ये रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होएगा ताकि जो ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन और डिलीवरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दैट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द लंग्स, तो उनको इजीली एलिमिनेट किया जा सके। इसके अलावा होम्योस्टेटिक रिस्पांस में कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। इसके अलावा कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल क्या करता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना शुरू कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि ये ग्लूकोज के मालिक्यूल की फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होके ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को जनरेट कर रहा होता है ताकि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। दैट इज रिलीज इन सर्टेन अदर कंडीशंस लाइक पेशेंट एंजाइटी में है या पेशेंट में एपिटाइट है, एपिटाइट में है, पोस्टिंग में है, तो वो क्या करता है कि उसके रिजल्ट में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। इसके अलावा जो होम्योस्टेसिस रिस्पांस होता है उसमें रीनल एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या करवाता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये प्री लोड को बढ़ाएगा। प्री लोड जैसे ही बढ़ेगा तो एट दैट वेनस रिटर्न बढ़नी शुरू हो जाएगी, वेनस रिटर्न बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है कि यूरिन आउटपुट को कम करवा देता है। जैसे सोडियम और वाटर रिटेंशन होगी, इसके अलावा बॉडी के अंदर
जो लेवल ऑफ एडीएच है दैट विल बी इंक्रीज। एडीएच रिलीज होएगा, एडीएच जाके किडनी से एक्वापोरेंस को ब्लॉक कर देगा, तो वो वाटर जो कि यूरिन से एलिमिनेट होना था वो वाटर यूरिन से एलिमिनेट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा और यूरिन की जो आउटपुट है दैट विल बी डिक्रीज। ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे। जैसे ही कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे तो जो टिश्यू परफ्यूजन है और जो ऑक्सीजनेशन है दैट विल बी रिस्टोर्ड, ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। वेल होप सो ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। स्टेज 1 की अगर हम बात करें, स्टेज 1 शॉक की बात करें, तो मेडिकल मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ शॉक। पहली जो चीज़ है हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद उस जो कॉज है उस अंडरलाइंग कॉज को हमें करेक्ट करना होता है। तीसरी चीज़ नॉन स्पेसिफिक मेजर सच एज फ्लूइड रिप्लेसमेंट देना है, मेडिकेशन थेरेपी देनी है, कैन बी इनिशिएटेड टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर एंड टिश्यू परफ्यूजन। कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है, लाइक फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दे सकते हैं ताकि ब्लड प्रेशर और टिश्यू परफ्यूजन को नॉर्मलाइज किया जा सके। जो एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन थी उसको, जो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन थी या हाइपो परफ्यूजन की कंडीशन थी उसको नॉर्मलाइज किया जा सके ताकि पेशेंट का सर्वाइव किया जा सके। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो जिसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमने रास सिस्टम की बात की, किडनी की बात की, इसके अलावा हमने हार्ट की बात की, इसके अलावा हमने लंग्स की बात की। अगर इनमें से कोई एक सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है तो अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो स्टेज 2 के अंदर चला जाएगा, जिसमें इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन होने के चांसेस होंगे, प्रोग्रेसिव और इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन। अगर सपोज हम बात कर लेते हैं कि लंग्स की, तो लंग्स में से ऑक्सीजनेशन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नॉर्मल लंग से नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट नहीं होगी, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं आएगी तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है वोलेटाइल एसिड, तो वोलेटाइल एसिड होने के रिजल्ट में ये ब्लड वेसल की इंजरी करना शुरू कर देगी। दूसरा हम अगर बात करें रीनल सिस्टम की, तो अगर किडनी फेल होना शुरू हो जाता है, लाइक रॉ सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता या एडीएच एक्टिवेशन नहीं होती, तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, फ्लूइड वॉल्यूम की रिटेंशन नहीं होगी। फ्लूइड वॉल्यूम की अगर रिटेंशन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में जो नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं होगा। फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमें जो नॉर्मल वेनस रिटर्न है वो मेंटेन नहीं होगी। वेनस रिटर्न नहीं मेंटेन होगी तो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तीसरी चीज़ हार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट है। अगर हार्ट के अंदर नॉर्मली कंट्रक्शन नहीं हो रही, रिलैक्सेशन नहीं हो रही, नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा या कंडक्शन सिस्टम एक्टिवेशन नहीं हो रही, तो ये क्या करेगा कि कार्डिक आउटपुट नॉर्मल मेंटेन नहीं होगी। कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तो पेशेंट सेकंड स्टेज ऑफ शॉक के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी, सेल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट जो है वो शॉक लॉन्ग में चला जाएगा। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज है। अगर हम इसको देखें तो आपको मोर इजीली क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है। प्रोग्रेसिव स्टेज में जैसे ही कार्डिक आउटपुट कम होएगी, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, या पीछे से हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जैसे पीछे हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है, इसकी बैक साइड पे हम बात कर लेते हैं कि कोई भी कंडीशन जो कि हाइपोवोलेमिया को लीड कर रही होती है तो टिश्यू हाइपोपर्फियन को लीड करेगा। अब कार्डिक आउटपुट बेसिकली क्या था कि वो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट इजेक्ट हो रहा था, जो नॉर्मली 5 लीटर पर मिनट होता है। सपोज किसी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी। कार्डिक आउटपुट कम होएगी तो उस एरिया तक ब्लड जो नॉर्मली फ्लो के साथ जा रहा था वो फ्लो ऑफ ब्लड विल बी मिनिमाइज, विल बी डिक्रीज। अब जैसे वो फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। पहले क्या था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे सारा काम हो रहा था, एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही थी। अब ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रही, हाइपोपर्फियन की कंडीशन हो चुकी है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो चुकी है, तो वो हाइपोक्सिया क्या करेगा, हाइपोपर्फियन को लीड करेगा। जैसे ही हाइपोपर्फियन होएगी तो उसके रिजल्ट में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होएगी तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो गया, पायरुविक एसिड पहले बनेगा। पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लीड करता है। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो सेल जो नॉर्मली
फंक्शन मेंटेन कर रहा था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पड़ी थी, वो परमिबिलिटी उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, सेल स्वेल होना शुरू हो जाएगा और सेल के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो मेंटेन नहीं होंगे। जैसे सेल के नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं होंगे तो सेल के अंदर जो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम का लेवल नॉर्मल था, वो स्वीप आउट होना शुरू हो जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम पंप जो है इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे और दैट पंप सोडियम और पोटेशियम पंप आर मेंटेन्ड बाय एटीपी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होएगा तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो मेंटेन नहीं होगी। इसके रिजल्ट में जो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, लाइक न्यूक्लियस की पेट्रोसिस हो सकती है, कैरियोलाइसिस हो सकती है, कैरियोलाइसिस हो सकती है। तो उसके रिजल्ट में जो सेल है वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो दैट वाज अबाउट प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक, क्योंकि हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे थे। ओके, अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें सेकंड स्टेज के अंदर, तो इसके अंदर मेनली रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन रैपिड और शैलो होना शुरू हो जाती है, फ्रेक्टल्स आना शुरू हो जाते हैं ऑन द लंग फील्ड। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर पेशेंट चला जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस की बात करें तो उसमें डिसरिथमियाज होना शुरू हो जाते हैं, इस्कीमिया होने के चांसेस हो रहे होते हैं, जो हार्ट रेट होता है वो रैपिड होता है कंपनसेशन के तौर पे, और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये मोर देन 150 तक चला जाता है। चेस्ट पेन होता है, वीक पल्स होना शुरू हो जाती है और एज वेल एज ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की बात करें तो उसमें जो चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, एजिटेशन होती है, कंफ्यूजन होती है, पेशेंट जो है लेथर्जिक होना शुरू हो जाता है, अपनी कॉन्शियसनेस लॉस करना शुरू कर देता है, डिजीनेस होती है और लाइट हेडेडनेस और फेडनेस की तरफ चला जाता है। अगर रीनल सिस्टम की बात करें तो पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एज वेल एज क्रिएटिनिन का लेवल, लो यूरिन आउटपुट होएगी, एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। जीआईटी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो स्ट्रेस अल्सर स्टमक के अंदर होएगा, पुटिंग द पेशेंट एट रिस्क फॉर ए जीआई ब्लीड। अल्टीमेटली अगर हीमोटोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो पेशेंट डीआईसी के अंदर जाएगा, डिसेमिनेटेड पॉपुलेशन को। इसके अलावा एटमोसफेयर पे टीके बनना शुरू हो जाएंगे। जनरली अगर हम डिस्कस करें तो पेशेंट एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस की तरफ जाएगा, एज वेल एज ब्लूइश लिप होना शुरू हो जाएंगे। फिंगर टिप्स की अगर हम कैपिलरी रिफिल चेक करें तो वो डिलेड होना शुरू हो जाएगा, डेजीनेस होएगा, लाइट हेडेडनेस होएगा, फेडनेस होएगा, पेल कूल्स कम स्किन होना शुरू हो जाएगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होएगी या मॉइस्ट स्किन हो सकती है। इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, स्टेज 2 की मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शॉक, शॉक किस टाइप का है। किसी में वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट शॉक लंग की तरफ जा रहा है या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा, ऑक्सीजनेशन को मेंटेन नहीं कर रहा, तो जो पेशेंट्स है वो शॉक की तरफ जाएगा। इसमें मेनली हमें क्या करना होता है कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज करना होता है, ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग पंपिंग एक्शन आपकी हार्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंट्रल न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे होते हैं, एग्रेसिव हाइपोवोलेमिक कंट्रोल विद आईवी इंसोलेशन दे रहे होते हैं, एंटासिड दे रहे होते हैं, जिनमें मेनली H2 रिसेप्टर्स लाकर आ सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ सकते हैं। इसके अलावा एंटासिड्स वो मेडिकेशन जो जीआईटी के अंदर स्टोमक सिक्रीट हो चुका होता है उसको डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको जीआईटी ब्लीड और जीआई अल्सरेशन से प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स को शुड नॉट बी वार्म क्विकली, क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर हम वार्म ब्लैंकेट देंगे तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर वेजो डायलेशन होगी तो दैट विल लीड टू सब्सिक्वेंट ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं, तो पेशेंट वर्स कंडीशन में चला जाएगा। इसकी मैनेजमेंट प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन को करना चाहिए, प्रमोटिंग रेस्ट एंड कंफर्ट को प्रमोट करना चाहिए और सपोर्टिंग फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स उस टाइम क्राइसिस कंडीशन में सफ़र कर रहे होते हैं। एज वेल एज पेशेंट का जो रेस्ट और कंफर्ट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें स्टेज 3 की, तो स्टेज 3 के अंदर इरिवर्सिबल और रिफ्रैक्टिव स्टेज होती है, जिसमें ये होता है कि इरिवर्सिबल स्टेज अकर हो चुकी है। इसमें पेशेंट्स का जो सिस्टम है, जो होम्योस्टेटिक सिस्टम है वो लॉस हो चुकी है, मेंटेन नहीं हो, उसमें मेटाबॉलिक है,
At this point, immune multi-system organ dysfunction syndrome may become evident. So patients modes को lead कर चुका होता है. The judgment that the shock is irreversible can be made only retrospectively on the basis of patient और नहीं करा होता उसका मतलब है कि पेशेंट मोड को लीड कर चुका है, पेशेंट मोड में चला गया है. अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर देखें तो जो ब्लड प्रेशर होता है कंपनसेशन के अंदर नॉर्मल होता है, प्रोग्रेसिव के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ 80 टू 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, रिक्वायर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन. तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है. इसके अलावा अगर हार्ट रेट की बात करें या रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो मेनली कंपनसेशन में ज़्यादा होता है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से. लेकिन अगर हम प्रोग्रेसिव स्टेज की बात करें या स्टेज 2 की बात करें तो मोर देन 150 टैक्स हो जाता है. और स्टेज 3 के अंदर अल्टीमेटली मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी हुई होती है. इस तरह सर्टेन अदर कंडीशंस हैं, लाइक अगर हम एसिडोसिस या एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो कंपनसेटरी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, अनक्लोसिस हो रही होती है, सॉरी प्रोग्रेसिव के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही होती है. और अगर हम बात करें इरिवर्सिबल कंडीशन की तो इसमें प्रोफाउंड और एसिडोसिस हो चुकी होती है. होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ शॉक की तो पहली जो टाइप्स है उसमें हाइपोलिमिक शॉक आता है, मेनली हेमरेज की वजह से हो सकता है. सेकेंडली कार्डियोजेनिक शॉक आ रहा होता है. उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक के अंदर मेनली शॉक न्यूरोजेनिक शॉक, अदर इज एनर शॉक, और थर्ड वन इज सेप्टिक शॉक. इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, तो ये हम डिस्कस करते हैं. होता है hypopulemic shock is a result of inadequate circulating volume. The extracellular body fluid is found in one or two compartments. बेसिकली क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर इनसाइड द ब्लड वेसल्स होता है और इंटरस्टिशियल सराउंडिंग में पड़ा होता है ब्लड, ये जो बॉडी फ्लूइड होता है. जिसमें जो ब्लड है या तो थर्ड स्पेस के अंदर चला गया है, कंपार्टमेंट से चला गया, ब्लड वेसल से ही लॉस हो गया है. जैसे कोई एवरेज हो गया है, लाइक नोजिया वोमिट है, ऐसी है वो पड़ा तो ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर है, लाइक एसिडिटी किया है, फ्लूइडिफिकेशन हो गया है. तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो रिडक्शन जो कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम होता है 50 to 30% रिडक्शन होना शुरू हो जाए, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहा होता है 750 से 1500 ml ऑफ ब्लड, यानी 70 kg में के अंदर. जब से लेके 30% हो और रिप्रेजेंट 150 ml से लेके 1500 ml, तो वी कैन से कि जो है ये हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा रहा होता है. अब मेनली ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आर्बिन्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये उसका सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं. ऑर्डर कर रही होती है बेसिकली, हेमरेज ऑर्डर कर रही होती है, ब्लड लॉस है, प्लाज्मा लॉस ऑर्डर कर रहा होता है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम. फिर जब उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो ये इफेक्ट करता है. ओके, के अंदर तो मेनली जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होएगा तो कम होना शुरू होगा. वो वॉल्यूम है जैसे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का कम हिस्सा बनेगा, ब्लड वॉल्यूम कम होएगा. सुपीरियर और इंफीरियर वेना के ब्लड वॉल्यूम कम आएगा. ब्लड वॉल्यूम कम आएगा तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा तो कार्डियक आउटपुट कम होएगी. कार्डियक आउटपुट कम होएगी तो कंडीशन होएगी. अब जैसे ही वो हाइपोपरफिनियम की कंडीशन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हाइपोपरफिनियम या हाइपोपरफिनियम का होना शुरू हो जाएगी. अब ये हाइपोपरफिनियम क्या करती है, ये हाइपोपरफिनियम उस एरिया के अंदर या उस टिश्यू के अंदर इंजरी का आसार होता है. अगर रिवर्स ना तो अल्टीमेटली पेशेंट फेल आउट हो जाता है. दैट वाज कॉन्सिक्वेंसेस. अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लड लॉसेस हो रहे होते हैं या फ्लूइड शिफ्ट हो रही होती है, एक्सटर्नल आते हैं तो एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस इसमें मेनली कोई ट्रॉमा हो सकता है, पेशेंट सर्जरी हुई है तो ब्लड लॉस हो गया है, या कोई ऐसी आर्टरी जो कि रैप्चर हो गई है
और ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एक्सेसिव डायरेटिक हो सकती है, ये डायबिटीज इंस्पाइडस हो सकती है। अब ये जो डायबिटीज इंस्पाइडस है इसमें अल्टीमेटली फ्लूइड जो पेशेंट है वो उसकी एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही होती है, और ये एक्सेसिव यूरिनेशन क्या कर रही होती है, बेसिकली जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डेफिसिट काज कर रही होती है। अगर हम इंटरनल बात करें तो इंटरनली कोई हेमरेज हो सकता है, पेशेंट बर्न हो सकता है जिसमें ब्लड प्लाज्मा जा रहा होता है, असाइटिस हो सकता है जिसमें फ्लूइड अब्डोमिनल कैविटी के अंदर अकमुलेट हो रहा होता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ये पेशेंट की डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल है ये मिलके हाइपोवोलेमिक शॉक को लीड कर रही होती हैं। अब जो हाइपोवोलेमिया मेनली दो तरह से होता है, एक एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया होता है, दूसरा रिलेटिव हाइपोवोलेमिया होता है। जो एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया है उसमें ये है कि लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम आउट ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी से ही ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया है तो उसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया है। एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया कैसे हो सकता है कि लाइक पेशेंट जो है वो हेमरेज में चला गया है। अब ये हेमरेज जो है ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, जीआई लॉस हो सकता है, पेशेंट को डायसेंट्री हो गई है, डायरिया हो गया है, वोमिटिंग हो रही है, या फिस्टुलर ड्रेनेज हो रही है, डायबिटीज इंस्पाइडस हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिक अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हो सकती है, या वो पेशेंट जो डाययूरेसिस कर रहा है एक्सेसिव उसने डायूरेटिक्स लेनी है तो वो भी हाइपोवोलेमिया को लीड कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि जो फ्लूइड है वो बॉडी से निकल रहा होता है बेसिकली, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया कहा जाता है। दूसरी जो कंडीशन है उसको रिलेटिव हाइपोवोलेमिया कहा जाता है। अब रिलेटिव हाइपोवोलेमिया के अंदर जो फ्लूइड है ये बॉडी के अंदर होता है, लेकिन होता थर्ड स्पेस के अंदर है, वेनस रिटर्न का हिस्सा नहीं बनता। तो वेनस रिटर्न का हिस्सा नहीं बनेगा तो कार्डियक आउटपुट का हिस्सा नहीं बनेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं होएगा। तो ये क्या होगा कि थर्ड स्पेस के अंदर फ्लूइड पड़ा रहेगा, थर्ड स्पेस के अंदर पड़ा रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो पेशेंट हाइपोप्रोटीनियन कंडीशन में रहेगा, हाइपोप्रोटीनियन की कंडीशन में रहेगा तो बाकी इवेंट्स अगेन वही होना शुरू हो जाएंगे। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिया देखें तो चाहे वो रिलेटिव हाइपोवोलेमिया है चाहे वो एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया है। रिलेटिव हाइपोवोलेमिया की बॉडी से फ्लूइड लॉस हो चुका है, एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया का मतलब है कि फ्लूइड थर्ड स्पेस के अंदर है लेकिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होएगा तो वहाँ पे वेनस रिटर्न कम होना शुरू हो जाएगी, वेनस रिटर्न कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम होएगी, कार्डियक आउटपुट कम होएगी तो जो सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई है दैट विल बी रिड्यूस्ड, टिश्यू परफियन कम होना शुरू हो जाएगी और इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म होएगी। सेलुलर में इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म होएगी तो हो सकता है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ डेफिनेटली जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएगा तो लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ जाएगा तो सेल इंजरी होएगी, सेल इंजरी होएगी तो पेशेंट बोर्ड को लीड कर जाएगा। ओके, होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाएं पेशेंट्स को तो पेशेंट जो है वो एंजाइटी के साथ आएगा, टैकीकार्डिया के साथ आएगा, टिकिपनिया होएगा उसको, CO2 उसकी रिटेंशन हो चुकी होगी इसलिए CO2 इंक्रीज हो चुकी होगी। अगर आप एबीजीज एनालिसिस करवाते हैं तो पेशेंट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो चुका होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो चुकी होगी, इफ लॉस इज मोर देन 30% ब्लड वॉल्यूम इज रिप्लेस, डेफिनेटली उस कंडीशन में पेशेंट्स को ब्लड वॉल्यूम देना चाहिए अगर उसका मोर देन 30% लॉस हो चुका है तो। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली ब्लड और फ्लूइड रिप्लेसमेंट दिया जाता है जिसमें लार्ज आईवी कैनुलेशन की जाती है या सेंट्रल वेनस एक्सेस की जाती है। उसके बाद जो फ्लूइड दे रहे होते हैं उसमें मेनली आइसोटोनिक सोल्यूशन दिए जाते हैं जिनमें सोडियम है जो कि 0.9% इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, रिंगर लैक्टेटेड इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी हो सकती है अगर पेशेंट्स को इन्फेक्शन है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इसमें वेस्ट अमाइंस दिए जाते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल डायलिटेशन हो चुकी है या वेसो डायलिटेशन हो चुकी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेसोकंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा अगर नोजिया वोमिटिंग है तो उस पेशेंट्स को एंटीएमेटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, अगर डायरिया है या डायसेंट्री है तो अल्टीमेटली उस पेशेंट्स को एंटी डायरियल प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये उसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से पेशेंट्स को रिकवर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। इंशाल्लाह कार्डियोजेनिक शॉक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।
तो आज हम रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने डिस्कस किया क्या है। बेसिकली आज हमने शॉक के बारे में डिस्कस किया है कि शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हाइपोपरफियन की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है, या एक ऐसी कंडीशन जिसमें सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो जाती है। जब सप्लाई और डिमांड मिसमैच होगी तो अल्टीमेटली पेशेंट्स की जो नॉर्मल सेलुलर वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं होंगे। सेलुलर वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर एलिमिनेट नहीं होंगे तो ब्लड के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर ब्लड के अंदर अकमुलेट होंगे तो जिसमें मेनली लैक्टिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। होएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगी तो जो पेशेंट्स है उसका जो सेल है या जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सेल डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे, सेल इंजरी की तरफ जाएगा और पेशेंट मोर्स को ब्लीड कर जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने 3 स्टेजेस इसके डिस्कस किए हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने ये कहा है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमने 3 चीज़ों को मेंटेन करना होता है। वन इज सर्कुलेटरी वॉल्यूम, अदर इज कार्डियक आउटपुट, थर्ड वन इज ब्लड प्रेशर। अब ये सर्कुलेटरी वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है। अब जो होम्योस्टेटिक रिस्पांस है उसमें फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, कैटेकोलामाइन्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरा, हम अगर लंग्स की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होने के लिए जो नॉर्मल रेट रेस्पिरेटरी रेट है दैट भी इंक्रीज, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए होती है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें इलिमिनेट करवाना होता है। इसके अलावा तीसरे रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और एडीएच एक्टिवेशन हो जाती है। अब रास सिस्टम सोडियम और वाटर को रिटेन कर रहा होता है। इसके अलावा सोडियम और वाटर को रिटेन कैसे करता है, ये बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करता है। एंजियोटेंसिन 2 कॉर्निकल एरिया को एक्टिवेट कर देता है, वहाँ से फर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाती है। दूसरा पोर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, बॉडी के अंदर या वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, आर्टियोल्स के अंदर, वीन्स के अंदर जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन करवा देता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है, जो कि वेनस रिटर्न बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं। तीसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं। सोडियम और वाटर रिटेन होएगा तो ये क्या होता है कि सोडियम और वाटर रिटेंशन जैसे ही होती है तो ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमने हाइपोवोलेमिक शॉक की बात की है। हाइपोवोलेमिया मेनली 2 तरह से हो सकता है, या तो ओके, स्टेज 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 2 में ये होता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म में फेल होने शुरू हो जाते हैं। अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनसेशन नहीं होगी। कंपनसेशन नहीं होगी तो पेशेंट मोड की तरफ चला जाएगा या ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम की तरफ चल जाएगा। तीसरी में अल्टीमेटली पेशेंट मोड का पेशेंट कंफर्म हो चुका होता है, उसमें उसको वेंट्रिलोक्वरी सपोर्ट चाहिए होती है, कार्डियक सपोर्ट चाहिए होती है, मोटोपिक चाहिए होते हैं, ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर रहा होता, ऑक्सीजनेशन चाहिए होती है उसे। इसके अलावा अगर हम हाइपोवोलेमिया की बात करें, हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करें, तो हाइपोवोलेमिया के बारे में हमने डिस्कस किया है कि 2 तरह से हाइपोवोलेमिया हो सकता है, और उसका जो वॉल्यूम है नॉर्मली 15 to 30% अगर लॉस हो गया, जो कि 750 ml से लेके 1500 ml अगर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो गया तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया के अंदर जाएगा। अब ये हाइपोवोलेमिया क्या है कि जब चाहे वो रिलेटिव हाइपोवोलेमिया है चाहे वो एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया है। रिलेटिव हाइपोवोलेमिया का मतलब ये है कि जो ब्लड है या जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बॉडी के अंदर ही है लेकिन थर्ड स्पेस के अंदर पड़ा है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया में ये है कि पेशेंट जो है वो उसका फ्लूइड बॉडी से लॉस हो चुका है, चाहे वो डायूरेसिस हो, चाहे वो डायबिटीज इंसिपिडस हो, चाहे वो कोई हेमरेज की कंडीशन हो, चाहे वो चाइल्ड लॉसेज हो, डाइसेंट्री हो। तो ये सारी कंडीशन क्या बेसिकली कर रही होती है, फ्लूइड को लॉस करवा रही होती है, रिलेटिव हाइपोवोलेमिया काज कर रही होती है। ये रिलेटिव हाइपोवोलेमिया क्या कर रहा होता है, चाहे एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया है चाहे रिलेटिव हाइपोवोलेमिया है, तो ये बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर रहा होता है, कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, तो हाइपोपरफियन की कंडीशन एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हाइपोपरफियन की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो उसके ऊपर मल्टीपल साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अगर जनरली हम डिस्कस करें तो पेशेंट एंजाइटी के साथ आएगा, डिजीनेस के साथ आएगा, हाइपोटेंशन के साथ आएगा, टैकीकार्डिया के साथ आएगा, टिकिनिया के साथ आएगा और जनरल एंजाइटी के साथ आएगा।
उसकी कैपिटल रिफिल जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी, ब्रूजेस वन हो सकते हैं, उसके पटीके हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है। दैन आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना है। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फ्लूइड या फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी या ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। अब इसमें मेनली आईवी लाइन एक्सेस की जाती है या सेंट्रल लाइन एक्सेस है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में आइसोटोनिक सोल्यूशन किए जाते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, और मेनली फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर वेजो एक्टिव दिए जाते हैं ताकि बॉडी के अंदर या ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन की जा सके। इसके अलावा एंटीमेटिक्स दिए जा रहे होते हैं अगर पेशेंट नोजिया वोमिटिंग के साथ आ रहा होता है, या एंटी डायरियल थेरेपी दी जा रही होती है पेशेंट अगर डायरिया के साथ आ रहा था। दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने शॉक के बारे में डिस्कस किया, उसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, और हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में डिस्कस किया, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह वी विल नेक्स्ट डिस्कस कार्डियोजेनिक शॉक। ओके श्योर, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।